Jai Hind everyone, welcome again in chapter first of Geography, Resources and Development. Student, today we will discuss about the land degrade. So let's start. रिसोर्सेज कितनी बार हमने बात की है कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं. हमारे सॉइल हमारे पास जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में जिससे हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वो सब हमारे रिसोर्सेज में काउंट होता है. तो इसी तरीके से हमारे लैंड भी उसी कैटेगरी में काउंट होता है. तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की, कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लैंड इज़ अ रिसोर्सेज एंड किस तरीके से इंडिया में यूज़ होती है. ठीक है, क्या फीचर हैं लैंड के, कहाँ कहाँ कितने % यूज़ होती है. आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम बात करने वाले हैं लैंड को किस तरीके से डिग्रेड किया गया है. ठीक है, यानी कि एक ग्रेड जो है लैंड का उससे नीचे कैसे लाया गया है, वो भी किसके थ्रू, ह्यूमन बींग के थ्रू. ऐसे कौन से एक्ट रहे हैं जिससे लैंड डिग्रेड हुई है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर एंड विंड. आप जैसे इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि देखो लैंड थोड़ा क्या हो रही है, जैसे कट जाती है ना लैंड, सॉइल इरोजन कहते हैं. जैसे बीच में हमें किसी लैंड पे कोई जैसे कटाव देखने को मिलता है, तो वो किसकी वजह से होता है, या तो तेज़ बारिश की वजह से होता है या तेज़ हवाओं की वजह से होता है. अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये अभी तो आप कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहा है, लेकिन अभी आप यहाँ पे बता रहे हो रनिंग और वाटर विंड की वजह से. और रनिंग और विंड तो ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है. एग्जैक्टली कि विंड और रनिंग ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति चेंज करना, एटमॉस्फेयर को इतना डैमेज करना कि बिना मौसम के बारिश होना, बिना हवाएं गलत चलना, वो सब क्या है कि वो किस पे डिपेंड करती है, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो अब देखिए, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग कंक्रीट एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो देखिए यहाँ पे है कि डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हम वेस्ट मटेरियल है हम उसे क्या करते हैं, उसे क्या कर देते हैं, या तो पानी में डाल देते हैं या निकाल के इधर उधर डाल देते हैं, जिससे कि जो क्या होती है लैंड बहुत ज़्यादा डैमेज होती है. ठीक है, तो उसको ऐसे ही नहीं इधर उधर डालना चाहिए. नेक्स्ट, ओवर इरीगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कालिनिटी इन द सॉइल. जो ओवर इरीगेशन है, यानी कि अगर आपकी लैंड काफ़ी ज़्यादा इरीगेट है, यानी कि वो उसमें फर्टालिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें ओवर इरीगेशन करना चाहिए. उसके कि लैंड हो या कोई भी जैसे अगर हम लैंड की बात करें या फिर किसी और भी चीज़, उसको प्रॉपर एक रेस्ट चाहिए होता है. अगर हम उसको वो प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या होता है, वो लैंड डिग्रेड हो जाती है, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से वो डाउन होती चली जाती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं देखिए पिक्चर के थ्रू जैसे दिख रहा है हमें, ओवर गेजिंग बाय द एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन. जो ओवर गेजिंग है वो किसके ओवर गेजिंग, कि आप बार बार एक ही लैंड पे अगर अपने एनिमल्स को गैजिंग के लिए लेके जाते हो, पास्चर के लिए लेके जाते हो, या डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो मैंस के थ्रू जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनसे भी क्या होती है, लैंड डिग्रेड होती है. वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पॉल्यूट द लैंड्स. जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट होता है, वो भी क्या होता है डायरेक्टली वाटर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं और लैंड पे उसको ऐसे ही डाल देते हैं, तो उससे भी लैंड डिग्रेड होती है. तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक grinding of limestone for the cement industry, calcite and the soapstone of the कार्मिक इंडस्ट्रीज क्रिएट अ लॉट ऑफ डस्ट. देखिए, जब हम चूना निकालते हैं या फिर हम शॉप्स के लिए, सीमेंट के लिए क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी लैंड डिग्रेड होती है. द डस्ट इज द डिपॉजिट इन द नेबरिंग लैंड. तो आसपास की जो लैंड होती है, आसपास की भी जो लैंड होती है उससे वो लैंड डिग्रेड होती है. अब जैसे सीमेंट है और आसपास में हमारे इरिगेशन होती है और वहाँ पे जाके सीमेंट गिरता है, तो क्या आप बताइए उस लैंड में जितनी फर्टालिटी होती है क्या वो फर्टालिटी होगी, नो. ऐसे ही जो पत्थर है यानी कि ग्रेनाइट है, अगर हम उसको ज़्यादा क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे उसकी. आप इमेजिन करके देखिए कि आपके घर में ही अगर पत्थर का काम चल रहा है, टाइल्स का काम चल रहा है और उसकी कटिंग होती है, तो हमारा घर कैसा हो जाता है.
छोटा सा काम होने पे, और वहाँ पे तो कितनी क्वांटिटी में इस तरीके का काम होता है, तो आसपास की जो नेबरिंग लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट ये तो हुई कि लैंड डिग्रेड होने के क्या कारण है। अगर आपसे कॉजेज़ पूछे जाएं तो आप कॉजेज़ यही बताएंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि लैंड को, ये जो लैंड क्या हुई, डिग्रेड हुई है, उस डिग्रेड लैंड को हम किस तरीके से वापस सही कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो सॉइल इरोजन कैन बी द प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोलिंग गेजिंग। तो देखिए एंड क्या होता है कि जो एंडिंग मतलब डिफॉरेस्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको उन पे रोक लगानी चाहिए। कंट्रोलिंग गेजिंग यानी कि गेजिंग पे भी कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि आप बार बार एक ही लैंड को यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, उसको रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर आपको अपने एनिमल्स को हरा चारा खिलाना है तो उसको प्रॉपर वे में काट के खिलाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसमें एनिमल्स को छोड़ दिया और तो वो क्या होता है, वहाँ की लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इंक्रीजिंग द एफ्रोस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्रैक्टिसिंग द टेरेस फार्मिंग इन अ हिली एरिया, हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग क्या चाहिए, जैसे सीढ़ीदार वन होते हैं या सीढ़ीदार जो खेत होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हिली एरिया में बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है और उसके साथ ही मिट्टी अपने साथ नीचे की तरफ बहा के लेके आती है, तो ऊपर का जो एरिया होता है वो खाली हो जाता है, तो वहाँ पे फार्मिंग करनी पॉसिबल नहीं है, तो वो लैंड फिर बेकार हो गई। तो इससे बेहतर क्या होगा कि हमें कैसी खेती करनी चाहिए, हमें टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होगा कि भाई मिट्टी अगर ऊपर से आई तो दूसरी स्टेयर पर रुक गई, दूसरी से आई तो तीसरी स्टेयर पर रुक गई, तो इस तरीके से वो क्या होगी कि वहाँ की फार्मिंग भी एज इट इज़ रहेगी और साथ ही साथ लैंड भी डिग्रेड होने से बच जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को एक शेल्टर बेल्ट में लगाना चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में एक सीरीज में लगाना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह पे तो 4-5 प्लांट्स एक साथ लगा दिए, ठीक है, क्योंकि उनको स्प्रेड होने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है, जो कि उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता। अगर आप एक शेल्टर बेल्ट से आप उनको लगाओगे तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे, प्रॉपर वे में वो लैंड को भी फर्टाइल करेंगे और साथ ही साथ क्या है कि लैंड को भी डिग्रेड होने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। स्टेबलाइजिंग ऑफ द सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बसेस विल हेल्प टू द प्रिवेंट लैंड डिग्रेड इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट में अगर ग्रीनरी नहीं हो सकती तो वहाँ पे बसेस यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं कांटेदार, उनको एटलीस्ट लगाना चाहिए, उससे जो डेजर्ट की लैंड है वो प्रॉपर वे में जैसी है उससे डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे बसेस जो झाड़ियाँ होती है, बसेस होती हैं, उनको लगाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो लैंड को कंजर्व कर सकती हैं। जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए कि जो वेस्ट है हम इस वेस्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, हम उसको रोड्स को बनाने में उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, अनब्रेकेबल होती है। अगर हम उसको देखें तो वो कितने टाइम बाद भी आप उसको अगर हम उसको लैंड में उसको हम दबा देते हैं और 20 साल बाद भी हम उसको निकाल के देखें तो एज इट इज़ रहती है। तो उसी से हम कुछ इस तरीके का एक मटेरियल, एक नई टेक्नोलॉजी लगा के उसको रोड्स के लिए या कोई और भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी द केमिकली ट्रीटेड टू रिमूवल द हार्मफुल द सब्सटेंस। जो इंडस्ट्रियल का जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट आता है उसको ये नहीं है डायरेक्टली आपने वाटर में छोड़ दिया या पॉन्ड में छोड़ दिया या किसी लेक में छोड़ दिया, नो, उसको भी प्रॉपर वे में जहाँ पे सारा गार्बेज इकट्ठा होता है वहाँ पे उसको डालना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जहाँ मन किया आपने लैंड को डिग्रेड कर दिया और वहीं पे आपने आसपास अपने कन्वीनियंस के लिए आपने वहीं पर डालना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्रीज तो डेवलप्ड हो रही है, लेकिन बराबर की लैंड और जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है अर्बन वेस्ट शुड बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो देखिए जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा गोबर वगैरह यानी कि काऊ डंक वगैरह हमें काफ़ी देखने को मिलता है, तो हमें उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसको बायोगैस में कंज्यूम करके उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओवर इरीगेशन शुड बी द स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ द इरीगेशन शुड बी द फॉलोड। जो ओवर इरीगेशन है, जैसे मैंने नेट जोन एरिया में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इरीगेशन होता है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को मिलता है, तो उसको भी ये नहीं है कि अगर यहाँ पे लैंड बहुत अच्छी है तो आप बहुत हाई लेवल पे उसको क्या करते रहेंगे,
आप हाई लेवल पे क्या करेंगे कि मतलब भाई इरिगेशन करेंगे, नो, उसको प्रॉपर एक रेस्ट देना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम पीरियड बना होना चाहिए, उसी से आप इरिगेशन भी प्रॉपर वे में कर पाएंगे और लैंड को डिग्रेड होने से भी बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, लैंड डिग्रेड के कारण क्या है। सेकंड हमने बात की कि लैंड जो डिग्रेड लैंड हो गई है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्सेज आता है वो आता है सॉइल। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अस। तो देखिए, अब सॉइल की बात आप कह रहे हैं मैम लैंड में और सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो सॉइल लैंड होती है वो लैंड हम नीचे तक के पार्ट की बात करते हैं, लेकिन सॉइल का मतलब होता है जो सॉइल का अपर लेयर होती है लैंड की, जो अपर लेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज द लूज ब्रोकन एंड यूज फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। जो ऊपर की जो सॉइल होती है, बिल्कुल ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने उसको क्या कहें, वो हवा से या किसी भी चीज़ से थोड़ी ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, हमने उसमें प्लांट्स लगा ली, वेजिटेबल्स लगा ली, वो बाद में ग्रो होने लगी, ठीक, तो उसको, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल। ठीक, देखिए, सॉइल कंसिस्ट ऑफ द मिनरल्स मैटर विच एज द सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर्स सच एज ए ह्यूमन, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म। देखिए, सॉइल में बहुत सारी चीज़ें, मतलब किस तरीके से सॉइल कन्वर्ट होती है। तो देखिए, जो ये अर्थवॉर्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ह्यूमस होती हैं, ठीक है, क्ले की वजह से, इन वजह से सॉइल क्रिएट होती है और सॉइल बन के निकलती है। आप देखिए, आज की डेट में, आप रिसेंट में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आज के आज आप देखिए कि सॉइल किस तरीके से जनरेट होती है। आप देखिए अर्थवॉर्म को, देखिए बरसात में बहुत सारे आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलेंगे, या फिर चींटी देखिए आप, चींटी ना बहुत छोटी छोटी सी गोलियां बना देती हैं और अपना घर बनाती हैं। तो वो क्या होती है, वो सॉइल को कन्वर्ट करती है, वो अंदर से सॉइल को जो निकालने का काम करती हैं। तो जो ये चीज़ होती है, ये क्या करती हैं, जो लैंड होती है उस लैंड की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको फर्टैलिटी करने में काफ़ी अपनी हेल्प करती है और इसी तरीके से सॉइल जनरेट होती है। जैसे इसमें सारी चीज़ें दी, बैक्टीरिया की वजह से, अर्थवॉर्म की वजह से, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सॉइल इज अ फॉर्म मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग। अब किसकी वजह से ये प्रोसेस में आती है, ये आती है प्रोसेस में वेदर की वजह से, कि वहाँ का वेदर कैसा है, वेदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग ऑफ लेयर ऑफ द लूज रॉक एंड मटेरियल ऑफ फॉर्म ऑन द लैंड सरफेस। जो आसपास का एटमॉस्फेयर, अगर हॉट एटमॉस्फेयर है तो वहाँ की सॉइल कैसी होगी, कोल्ड है तो वहाँ की कैसी होगी। देखिए, आप लोग हिल स्टेशन पे भी जाते होंगे, आप यहाँ डेजर्ट में भी जाते होंगे, तो आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा। तो वो किसकी वजह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, वो वेदर की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से हमें वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखिए, आगे भी देखेंगे हम इसमें कि इफ़ दिस लेयर द रिमेन stupid for a long period of time, chemical, physical and organic changes like place in it। देखिए, इसमें क्या है कि इफ़ दिस लेयर रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये नहीं है कि सॉइल की आज रेड है कल ब्लैक हो गई, येलो हो गई, नो, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद जनरेट होती है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको 9th में क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ हमने देखी थी कि क्लाइमेट से कितनी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, आसपास का वाटर, आसपास की जो विंड्स होती हैं, आसपास की सॉइल होती है, ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट होती हैं वो किससे इफ़ेक्ट होती हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं आपके वेदर से, क्लाइमेट से। तो यहाँ पर भी सेम हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। आगे देखेंगे हम इसमें कि हाउ आर सॉइल फॉर्म्ड, कि सॉइल जो फॉर्म्ड होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन आता है कि हाउ आर सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल किस तरीके से जनरेट होती है, कैसे फॉर्म्ड होती है, तो आपको या तो आप छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, या आप इस डायग्राम के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट इफेक्ट करता है, क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पे पड़ता है। क्लाइमेट डिसाइड द रेट्स ऑफ द वेदरिंग एंड द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन, वहाँ की टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ की रेट्स ऑफ वेदरिंग पे डिपेंड करता है। ठीक, सबसे फिर दूसरी बात आती है टोपोग्राफी।
टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए वहाँ की जो टोपोग्राफी है, तो जो वहाँ पर मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, तो वहाँ से भी सॉइल किस तरीके से जनरेट होगी, ठीक है। तो जो वहाँ की लैंड है वो टोपोग्राफी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द प्रेजेंट रॉक, प्रेजेंट की जो रॉक है, एट प्रेजेंट जो रॉक है उससे भी डिपेंड करती है कि इट डिसाइड द कंपोजिशन एंड द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। जो वहाँ की बनावट हमें देखने को मिलती है, वहाँ की जो प्रेजेंट की रॉक है उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेशन। वेजिटेशन डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमन अवेलेबल इन द सॉइल, कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ किस तरीके की वेजिटेशन उसमें मतलब किस तरीके की जनरेट कर रहे हैं, कि भाई अगर ब्लैक सॉइल है तो हम वहाँ पे कॉटन को जनरेट कर रहे हैं, अगर यहाँ एलुवियम सॉइल है तो हम यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या चीज़ आप इसमें कोकिन लगा रहे हो, आप इसमें वीट लगा रहे हो, आप इसमें शुगर केन लगा रहे हो, तो वहाँ की वेजिटेशन से भी वहाँ की सॉइल इफेक्ट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें होती है। जैसे नील की खेती थी, तो नील की खेती से क्या होती गई कि लैंड बंजर होती चली जाती है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की लैंड को, वो किस तरीके की वेजिटेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो हाउ आर द सॉइल फॉर्म, ये 4 तरीके मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स किस तरीके से सॉइल पर प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से प्रोसेस में लेके आते हैं, तो आप इसी तरीके से आप इनको बता देंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। 6 टाइप्स ऑफ सॉइल हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एलुवियम सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल। तो इस तरीके की जो सारी सॉइल हैं, ये सारी सॉइल हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इनको 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी सॉइल है, कैसे कैसे हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियम सॉइल। एलुवियम सॉइल इज द मोस्ट फर्टैलिटी एंड द वाइड स्प्रेड सॉइल फॉर्म्ड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फैली हुई है और सबसे ज़्यादा जो फर्टैलिटी मानी जाती है वो एलुवियम सॉइल में मानी जाती है। इट इज़ द फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन फाइन सिल्ट कॉल्ड द एलुवियम बाय द रिवर। जब रिवर के साथ जो अपने साथ रेत लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, उससे एलुवियम सॉइल जनरेट होती है। अब मैंने आपको 9th क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया था कि जैसे जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो ये रिवर्स हैं, ये रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ जब बहाव लेके, ये इनके साथ बहाव आता है पानी का, तो ये अपने साथ साथ क्या लेके आती हैं, सिल्ट लेके आती हैं। उससे क्या जनरेट होती है, आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर एलुवियम सॉइल जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो खेती है वो खेती भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इट इज़ द फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। देखिए ये जो फाउंड होती है वो कहाँ पे, नॉर्थन प्लेन्स में, ठीक है, और आपके गुजरात प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगी। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको मैप के थ्रू मैंने आपको समझा दिया था। प्लीज़ आप एक बार 9th की बुक को एक बार दोबारा से देखें और वहाँ पर इन चीज़ों को सही से पढ़ें कि नॉर्थन प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स जो मैंने आपको समझाया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से देखने को मिल जाएंगी। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू द खादर एंड भांगर। तो देखिए खादर और भांगर ये वैसे आपको पता है, लेकिन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम सॉइल, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में हमने जनरेट किया है। इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज द पोटाश, फॉस्फोरस, एसिड, लाइम, ठीक है। मतलब इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे लाइम देखने को मिला, पोटाश देखने को मिला। इट इज़ द फर्टाइल मतलब ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन, राइस, वीट, पल्सेस, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसीलिए हमें नॉर्थन प्लेन्स में, हरियाणा, गुजरात में और उत्तर प्रदेश, गुजरात बोल रही हूँ, हरियाणा में, इसमें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन एरिया में हमें ज़्यादा शुगर केन की, राइस की, वीट की, पल्सेस की, इन सब चीज़ों की खेती हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैप वर्क जो आता है वो यही आता है कि एलुवियम सॉइल किस किस एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। ये कितनी बार ये पूछ लिया जाता है कि एलुवियम सॉइल
क्यों हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस आप बताइए। तो आपको ये फीचर्स उसके बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि डिफरेंस बिटवीन द भांगर एंड खादर जो अभी ऊपर आया है, हमने देखा है न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम। भांगर जो है ये ओल्ड एलुवियम है, खादर जो है ये न्यू एलुवियम सॉइल है, ठीक है। तो भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स एंड द कंपोज्ड बाय द ओल्ड एलुवियम सॉइल। जो पुरानी एलुवियम सॉइल है यानी कि जहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत पुरानी जो लैंड है, यानी कि जिसका कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भांगर। खादर द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द यंगर एलुवियम आर कॉल्ड खादर। यानी कि जो नई फॉर्म्ड, यानी कि जो गंगा बनी है या उनके थ्रू जो नई अपने साथ धाराएं लेके आते हैं, अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, और उसकी वजह से जो नई नई सॉइल जो जनरेट हुई है, उसको खादर बोलते हैं। तो जिसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे हमें, बिल्कुल प्लेन एरिया हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। तो दे लाई अबाउ द फ्लड प्लेन्स। ये क्या है, फ्लड प्लेन से ऊपर वाली लैंड है, ये फ्लड प्लेन से ऊपर वाली है, यानी कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे पानी वानी का बहाव बहुत कम होता है। तो दे रिजेंबल टेरेसेस। ये क्या होती है, ये एक जगह पे रहती है, यानी कि ये नहीं है कि ये मतलब पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह पे हो रही है, ठीक। तो और खादर जो है कि दे सॉइल इज द रीजन ऑफ रीन्यूड एवरी ईयर। अब जैसे ही पानी चलता है, गंगा यमुना जैसे हरिद्वार वगैरह का हमें देखने को मिलता है, और इधर से मतलब जो गंगा जा रही है, हम हरियाणा में देखते हैं, हम 5 नदियाँ हमें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिजेंबल होती रहती हैं वो, ठीक है, अपने साथ वो सिल्ट लेके आती हैं, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं, तो उसकी वजह से वो रिजेंबल होती रहती है, रीन्यूड होती रहती है। लेकिन जो भांगर है वो रीन्यूड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर वे में नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता। अब देखिए भांगर, द सॉइल इज द लोकली नॉन एज द कंकड़। इसको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इसको किसी और मतलब कंकड़ नाम के कंकड़, एंड इज द कंपोज्ड बाय द कैलकेरियस डिपॉजिट। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, पूछ लिया जाता है कितनी बार एमसीक्यू में, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना। दिस रीजन इज़ अ वेरी सुटेबल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। खादर जो ये लैंड है, ये बहुत ही सुटेबल है किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है कि लैंड को बार बार क्या करना पड़ता है, उसको रिजेंबल करना पड़ता है, रीन्यू करना पड़ता है, उसको डिग करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है और कुछ ह्यूमन बीइंग की हेल्प से हो जाती। तो इसीलिए ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा फर्टैलिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लैंड डी ग्रेड कैसे होती है, लैंड जो डी ग्रेड लैंड है उसको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, आफ्टर दैट कितने मतलब सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है, सॉइल में कौन कौन से टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 6 टाइप्स के हमने सॉइल के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने एलुवियम सॉइल के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन द भांगर एंड खादर। कितनी बार ये 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या फिर इस पर कोई पैरा आ जाता है कि खादर और भांगर के ऊपर, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे तो इसमें जो बाकी जो 5 टाइप्स की और सॉइल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आई होप ये आपको चैप्टर में जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।